नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस के धमाके से दहल गए चीन और पाकिस्तान के दिल। इंडिया ने बीच समुद्र युद्धपोत से किया टेस्ट फायर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। ऑस्ट्रेलियाई विमान को लेजर से बनाया निशाना, पायलटों पर मंडराया खतरा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आतंकी साजिश को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर और राजस्थान समेत 8 जगहों पर छापेमारी, 28 गिरफ्तार। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर में आतंकियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ अब और अधिक सख्ती, अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ बनाई रणनीति। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गोंडा में गरजे राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। अयोध्या में बन रहा है भव्य राम मंदिर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ब्रह्मोस के धमाके से दहल गए हैं चीन और पाकिस्तान के दिल। इंडिया ने बीच समुद्र में युद्धपोत से किया टारगेट फायर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को इस वक्त पड़ोसी देश से ज्यादा खतरा है। खासकर चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के कामों में अड़ंगा लगाते रहते हैं और अब भारत ने दोनों की ही टेंशन बढ़ा दी है। अपनी सुरक्षा बेड़े को मजबूत करते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से शुक्रवार को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ब्रह्मोस इंडियन नेवी के युद्धपोत का मुख्य हथियार सिस्टम है और इसे लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। ऑस्ट्रेलियाई विमान को लेजर से बनाया निशाना, पायलट पर मंडराया खतरा। जी हाँ दोस्तों, चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में की जाने वाली चालबाज हरकतों से दुनिया वाकिफ है। एक बार फिर चीन ने अपना ऐसा ही रूप दिखाया है। दरअसल समुद्र के बीचों बीच चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने कहा कि चीनी नौसेना के एक जहाज ने उसके एक निगरानी विमान पर लेजर दागा है और इस वजह से विमान में सवार क्रू मेंबर की जान पर बनाई है। और चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय से तनाव भी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया रक्षा विभाग ने कहा कि ये घटना गुरुवार को सामने आई। P-8A पोसिडॉन विमान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान विमान पर एक लेजर की रोशनी देखी गई। और इस तरह की घटनाएं असामान्य नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी चीन पर अपनी सैन्य शक्ति का दावा करने का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पश्चिमी प्रशांत और अन्य जगहों पर बीजिंग के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए कदम उठा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी साजिश को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर और राजस्थान समेत 8 जगहों पर छापेमारी, 28 किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के कई हिस्सों में छापेमारी की है। एनआईए ने शनिवार को जम्मू कश्मीर और राजस्थान में जम्मू कश्मीर आतंकवाद साजिश मामले में 8 स्थानों पर तलाशी की है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के सोपोर, कुपवाड़ा, शोपिया, राजौरी, बड़गाम, गांदरबल और राजस्थान के जोधपुर जिले सहित जिले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान एनआईए ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और सिम कार्ड और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त कर ली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में आतंकियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ अब और अधिक सख्ती, अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ बनाई रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली है, जिसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई है। बैठक में गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए, ताकि सीमा पार से घुसपैठ शून्य हो और आतंकवाद का उन्मूलन हो सके। अमित शाह ने बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की, जिससे पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आतंकी घटनाएं 2018 में 417 से घटकर 2021 में 229 हो गई हैं, जबकि सुरक्षा बलों के शहीद हुए कर्मियों की संख्या 2018 में 91 से घट के कम होकर ये अब 2021 में सिर्फ 42 रह गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोंडा में गरजे राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। अयोध्या में बन रहा है भव्य राम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के गोंडा जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है वो कर
करके भी दिखाती है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए वोटिंग की तैयारियां पूरी हैं और चुनाव चल भी रहा है। इस बीच तीसरे चरण का प्रचार तो पहले ही थम चुका है, लेकिन सियासी दिग्गज नेता चौथे चरण के प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के गोंडा जिले में प्रचार के लिए पहुंचे। रैली में अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाया, बल्कि विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम कहते थे कि हम आएंगे और राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और लोग भी कहते थे कि जब भी चुनाव आता है भाजपा राम मंदिर की चर्चा करने लगती है। हमें भी लगता था कि प्रदेश की जनता का भी विश्वास नहीं है। ऐसी परिस्थितियां बनी कि अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की बनी सरकार तो होली और दिवाली पर मुफ्त मिलेंगे सिलेंडर। राजनाथ सिंह बोले ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को देंगे स्कूटी। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वादा किया है कि बीजेपी की राज्य में सरकार आने पर होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि छात्राओं को स्कूटी भी दी जाएगी। दरअसल राजनाथ सिंह यूपी के मनकापुर में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे और इसी दौरान लोगों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कई वादे किए। मनकापुर गोंडा जिले में आता है और यहां 5वें चरण में यानी कि 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यहां से बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक रमापति शास्त्री पर फिर से भरोसा जताया है। शास्त्री वर्तमान समय में योगी सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं यहां जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने का फैसला तब किया जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। भाजपा देश को निराश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र के गौरव से समझौता नहीं करती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम आवास में गूंजा बोले सोनिहाल बांके बिहारी लाल की जय। मोदी ने कहा ये देश आपका है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित आवास में शनिवार को बोले सोनिहाल और बांके बिहारी लाल की जय कन्हैया लाल की का नारा गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान से आए सिख और हिंदुओं के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि ये देश उनका है। पीएम मोदी ने हिंदुओं और सिखों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद कहा कि यहाँ आपका स्वागत मैं नहीं कर रहा, ये आपका ही देश है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में फिर होगी गरज के साथ बारिश। 20 से 25 फरवरी तक रहेगा ऐसा मौसम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में दिन में धूप निकलने से सर्दी काफी हद तक कम हो गई है। शनिवार को कई इलाकों में हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने रविवार को दिन के समय तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि सोमवार को मौसम सामान्य रहेगा। सुबह हल्का कोहरा पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह 22 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इस वजह से 22 व 23 फरवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में वोटिंग से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने दिया अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल की शिकायत के बाद पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में घटते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है और इसके पहले उत्तर प्रदेश में रात में 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। अब नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से यूक्रेन से जुड़ी आ रही है। यूक्रेन पर हवाई हमले के लिए रूस की सेना है तैयार। सैटेलाइट तस्वीरों से मिले हैं इसके संकेत। जी हाँ दोस्तों, रूस की सेना की ओर से यूक्रेन पर संभावित हवाई हमले के संकेत मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में भारतीय जवानों को मिली खुली छूट। सरकार ने कहा साफ करो घाटी, जहां दिखे आतंकी तुरंत पहुंचा दो जहन्नुम। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और कट्टरपंथियों को लगाम लगाने के लिए अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की।
केंद्र सरकार घाटी को लेकर काफी सख्त है। सरकार चाहती है कि घाटी में विकास की धारा बहे और वहां के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां और सुविधाओं का लाभ मिले। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं और साथ ही सरकार ने आतंकियों को घाटी से बाहर निकाल फेंकने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। अभी अमित शाह और अजीत डोभाल की मुलाकात को कुछ ही समय हुए हैं कि कश्मीर में इसका परिणाम मिलने लगा है। दरअसल शोपियां में सुबह सुबह एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। अमित शाह और अजीत डोभाल की रणनीति से थर थर कांप रही पाकिस्तानी आर्मी। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर एनकाउंटर, शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर मिली है। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपियां के जैनापोरा में और चेरमार्ग इलाके में सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि सुबह ये मुठभेड़ शोपियां के जैनापोरो और चेरमार्ग इलाके में तब शुरू हुई जब सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। इस दौरान वहां पर पहले से छिपे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी अपनी पोजीशन संभालते हुए उन पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और हमें इस मामले में अभी सुरक्षा इकाइयों से और जानकारी का इंतजार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका बनाम चीन की जंग का मैदान बना नेपाल, सरकार पर छाया हुआ है संकट। जी हाँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों अमेरिका बनाम चीन की जंग में पिसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक कॉमन बात यह है कि इस बार भी नेपाल के राजनीतिक बवाल के केंद्र में चीन ही है। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन माओवादी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के सरकार से अलग होने की चेतावनी के बाद अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की शरण में पहुंच गए हैं। ये पूरा विवाद अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन को लागू करने को लेकर खड़ा हुआ है और इसका चीन समर्थक गुट विरोध कर रहा है। प्रचंड के विरोध के बाद देउबा सरकार ने एमसीसी को संसद में पेश करने के फैसले को टाल दिया है। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौता 16 फरवरी को ही नेपाल की संसद के पटल पर रखा जाना था, लेकिन $50 करोड़ के अनुदान के विषय पर हो रहे विरोध के मद्देनजर इसे टाल दिया गया है। इस पर नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देउबा अब विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले आतंकी साजिश का खुलासा, पाकिस्तान से आने वाला है हथियारों का जखीरा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी तादाद में हथियारों और विस्फोटों की सप्लाई होने वाली है। पाकिस्तान समेत विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी एक बड़ा कंसाइनमेंट भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए भारत में भेजने वाले हैं। यह अलर्ट 14 फरवरी को जारी किया गया है। अलर्ट में खुफिया एजेंसियों ने बताया कि पंजाब में चुनाव की वजह से बीएसएफ अलर्ट है और इसीलिए हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा राजस्थान बॉर्डर से भेजा जाएगा। राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद व्यक्ति इन हथियारों और विस्फोटकों के जखीरे को पंजाब के अबोहर और भटिंडा में सप्लाई करने वाला है। खुफिया एजेंसी ने यह इनपुट राजस्थान और पंजाब की एजेंसियों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही दोनों राज्यों की पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, पीलीभीत से मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर हमला। चुनावी माहौल में यूपी की लड़ाई अब आतंकी और आतंक पर गर्मा गई है। दरअसल दोस्तों 2008 अहमदाबाद धमाके पर फैसला आ गया है और 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई है। अब बीजेपी ने दोषियों का समाजवादी कनेक्शन निकाल लिया है। पीलीभीत में रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकार में माफिया राज था। सपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ है। समाजवादी पार्टी ने आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीलीभीत में वोटरों से योगी की अपील, देश और प्रदेश की सुरक्षा करने के लिए भाजपा को दे वोट। जी दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पूरनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के राज में अन्नदाता आत्महत्या से मरते थे, गरीब भूख से मरते थे, जंगल राज था, अपराधियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और हिस्ट्री शीटरों द्वारा पुलिस स्टेशन चलाए जाते थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में व्यापारियों को बर्बाद कर दिया गया था।
युवा बेरोजगार थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले की सरकार ने दर्जनों आतंकियों की पैरवी की थी। भाजपा की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि पीलीभीत की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा को जीत मिली। इसीलिए देश और प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए भाजपा को ही वोट दें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। वोटिंग से एक दिन पहले मुश्किलों में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू, डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि का केस। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव की 117 सीटों पर मतदान होना है। अमृतसर ईस्ट सीट पर चुनाव लड़ रहे पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू मतदान से ठीक एक दिन पहले मुसीबत में आ घिरे हैं। दरअसल सिद्धू के खिलाफ चंडीगढ़ के डीएसपी ने क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के डीएसपी दिलचेर सिंह चंदेल ने सिद्धू के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में क्रिमिनल मानहानि याचिका दायर की है। डीएसपी ने कहा कि साल 2021 में एक रैली के दौरान पुलिस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने में सिद्धू विफल रहे। साल 2021 दिसंबर के महीने में पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी की रैली में पहुंचे सिद्धू ने पंजाब पुलिस का जमकर मजाक उड़ाया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश ने पार किया 175 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय बोला, नया भारत नया कीर्तिमान। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार कम होने के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने एक हालिया ट्वीट में बताया कि देश ने 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि नया भारत नए कीर्तिमान, देश ने 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा कर लिया है पार। वहीं भारत ने अपनी कुल वयस्क आबादी के 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी है। और इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान जारी करते हुए जानकारी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक से मिले एस जयशंकर। इंडो पैसिफिक और यूक्रेन संकट पर दोनों के बीच हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए भारत एक नई कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर जर्मनी दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक से आज मुलाकात की। आपको बता दें, जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर जर्मनी की विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन संकट पर भी चर्चा की। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 6 दिवसीय जर्मनी व फ्रांस दौरे पर हैं। वो 23 फरवरी तक विदेश यात्रा पर रहेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जर्मनी में वो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं और इस दौरान वो विदेश मंत्री व अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। तेज हवाओं से बदलेगा दिल्ली का मौसम, कई राज्यों में है बारिश की भारी संभावना। जी हाँ दोस्तों, वेदर रिपोर्ट आ चुकी है और यहाँ पर मौसम विभाग ने दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप पर अगले 2 दिनों तक तेज बारिश भी हो सकती है। देश के कई हिस्सों में हल्की बढ़ी हुई ठंड भी देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने देश के कई और राज्यों में बारिश होने की बात कही है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर तेज बारिश होने की भारी संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका विवाद में क्या होगा भारत को रुख, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिए इसके संकेत। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जारी विवाद में भारत ने तटस्थ ही रहने का संकेत दिया है। मौजूदा व दीर्घकालिक हितों को देखते हुए अभी भारत के लिए अमेरिका व रूस दोनों की जरूरत है। ऐसे में भारत किसी भी एक देश पर अभी दाव लगाने से बचने की रणनीति भारत ने अपना रखी है। कूटनीतिक स्तर पर भारत अमेरिका व रूस के साथ लगातार संपर्क में है और दोनों देशों को अपनी स्थिति साफ तौर पर बता रहा है। इसी बीच भारत यूक्रेन प्रकरण में यूरोपीय देशों की अहमियत को देखते हुए उनके साथ भी लगातार संपर्क बनाकर रखे हुए है। विदेश मंत्री देर रात 5 दिनों की यात्रा पर जर्मनी व फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां उनकी दूसरे यूरोपीय देश के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता होगी। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पिछले कुछ घंटों के भीतर परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए 2 बार अपने पक्ष सामने रखे हैं। भारत ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि यूक्रेन संकट का समाधान समझौते की भावना के मुताबिक होनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन का दावा, सीमा पर 1.5 लाख रूसी सैनिक तैनात, विद्रोही भी कर रहे हैं गोलीबारी।
बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के चारों ओर अपने सैन्य स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 1,49,000 तक कर दी है। यूक्रेन ने बताया कि रूसी सैनिकों के साथ रूस समर्थित विद्रोही भी सीमा से सटे गांव पर गोलाबारी कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन सीमा पर तनाव, श्रीनगर लेह राजमार्ग के जल्द खुलने की राह नहीं आसान, बर्फबारी बनी रुकावट। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में चीनी सीमा पर 2 साल से जारी तनातनी के माहौल के बीच LAC तक सप्लाई को निर्बाध जारी रखने की खातिर 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राजमार्ग को खुला रखना सीमा सड़क संगठन के लिए चुनौती साबित हो रहा है। दरअसल बर्फबारी चुनौती बनी हुई है। इतना जरूर था कि इसके इस बार जल्दी खुल जाने की संभावना इसलिए व्यक्त की जा रही थी क्योंकि इस राजमार्ग पर इस बार उतनी बर्फबारी नहीं हुई है जितने पिछले साल हुई थी। BRO के बीकन संगठन के अनुसार इस राजमार्ग से बर्फ हटाने का कार्य पूरी तेजी से जारी है।